अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हम कौमी, बैनुल अक़वामी और रियासती सतह पर रियासती सतह पर मुबाहिसे मुशायरे करते ही रहते हैं। आज भी हमने एक मुबाहिसे का एहतमाम किया है, लेकिन जो आज का मुबाहिसा है उसमें तबसरा होगा अफसानों पर। तो आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, ये महफ़िल बिल्कुल ख़ास है क्योंकि आज जो हमारे साथ ख़ास 3 मेहमान हैं, तीनों कश्मीर से बाहर के हैं। हमारे साथ मोहतरमा अतिया मसूद साहिबा जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ रशीद जहां अनवर साहिबा जुड़ी हुई है और हमारे साथ मोहतरम खुर्शीद हयात साहब जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। सबसे पहले मैं मोहतरमा अतिया मसूद साहिबा के पास जाना चाहता हूँ। मोहतरमा अतिया मसूद साहिबा अपना अफसाना पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दिया। और ये मेरा अफसाना है जिसका उन्वान है हौसला है अभी। तो मैं तवज्जो चाहूँगी इस अफसाने के उन अल्फाज पर जो मैंने लिखा है और उन पर भी जो कुछ बातें अनकही रह गई हैं वो उन पर भी तवज्जो चाहूंगी। जो लिखा नहीं किया कहानी असल में वो है। तो मेरा अफसाना है हौसला है अभी। कई दिनों से सोच रही थी कि घर की सफाई करूं, लेकिन वक्त जैसे सुपरसोनिक रफ्तार से गुजर रहा था और जिंदगी बिना मोहलत दिए भागे जा रही थी। वक्त और जिंदगी के साथ हम भी बेतहाशा दौड़े चले जा रहे थे। लेकिन आज किसी भागती हुई जिंदगी से लम्हों को चुराकर और सारे काम को परे रखकर पहले घर की सफाई करेंगी, ऐसा ही सोचकर काम शुरू किया। दीवारों पर जाले लगे थे, उन्हें साफ करने लगी तो मकड़ियां इधर उधर भागने लगी। बेचारी, कैसे मैंने अपने मुफाद के लिए उन्हें बेघर कर दिया था। मेरा वैक्यूम क्लीनर उनके घर पर ऐसे ही हमला आवर था जैसे सरकारी जमीन पर बने झुग्गी झोपड़ियों पर सरकार का बुलडोजर। अनकबूत, खुदा ने इन्हें जाले बुनने का जो गुर सिखाया है ये हमारे लिए वबाले जान है। लेकिन क्या करें, यही तो उनका घर है, दुनिया का सबसे कमजोर घर। लेकिन फिर भी शिकार इनमें फंस ही जाते हैं। अब ये सारी मकड़ियां कहीं और जाकर अपने काम में लग जाएंगी। यही सब सोचते हुए मैं अपना काम कर रही थी। खिड़की के पास जाकर पर्दों को हटाया तो देखा कि बाहर की तरफ चौखट पर तिनके, रस्सी, रुई, ऊन वगैरह का एक छोटा सा ढेर पड़ा है। मैं उसे हटाने का सोच ही रही थी कि एक चिड़िया अपनी चोंच में कुछ और तिनके लाई और उस ढेर के पास बैठकर उसे आकार देने लगी। मैं समझ गई कि ये चिड़िया अपना घोंसला बना रही है। मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद जब ये चिड़िया यहाँ नहीं रहेगी तो मैं इस ढेर को चुपके से नीचे गिरा दूंगी। खामखा ये चिड़िया मेरी खिड़की का चौखट गंदा करेगी। थोड़ी देर बाद जब खिड़की का पर्दा हटाया तो देखा कि चिड़िया वहां नहीं थी। मैंने सोचा यही मौका है इस गंदगी के ढेर को नीचे गिरा दूं। लेकिन मेरे बढ़े हुए हाथ अचानक रुक गए। आंखों के सामने 2 साल पहले का वो नजारा घूम गया जब हमारा तबादला इस शहर में हुआ था और हम अपने पुराने शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट करवा रहे थे। अभी तो मैंने घर में बिखरी हुई यादों को समेटना शुरू भी नहीं किया था कि पैकर्स और मूवर्स के कारिंदे आ गए और कुछ ही घंटों में उन्होंने मेरी पूरी गृहस्थी को छोटे छोटे डिब्बों में पैक कर दिया। मेरी तो आंखें नम हो गई। वो घर जिसमें हमने 4 साल गुजारे थे और जो कई खट्टी मीठी यादों का गहवारा था वो उजड़ चुका था, सूना हो चुका था। हमारी आवाजें भी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मानो दीवारें भी अपने सूने होने की नाराजगी का इजहार कर रही हैं। वो तो फिर भी एक सरकारी क्वार्टर था जिसके उजड़ने का मुझे इतना अफसोस हो रहा था। लेकिन आज मैं क्या करने जा रही थी? आज तो मैं चिड़िया का ये घोंसला उजाड़ने जा रही थी जिसे
اس نے کتنی مشقت سے तिनका जोड़ कर बनाया था। दिन रात इन छोटी छोटी चीजों को सहेज कर खूबसूरत और आरामदायक शक्ल दिया था। मैंने वो घोंसला वहीं रहने दिया, तो कुछ नहीं कहा। जब बच्चे स्कूल से आए और उन्होंने चिड़िया और उसके घोंसले को देखा तो खुशी से उछलने लगे। नन्हे ज़ैद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। दिन भर में वो कई कई बार घोंसला देखता, चिड़िया की सरगर्मियों को निहारता और हजारों सवाल मुझसे करता। अम्मी, क्या ये चिड़िया अकेले ही घोंसला बनाएगी? इसका कोई दोस्त नहीं है क्या? और घोंसला बनाने के बाद ये क्या करेगी? ये अपना खाना कहाँ से लाएगी? और इसका घोंसला तो खुले में है, फिर बारिश और आंधी तूफान से कौन बचाएगा? और भी न जाने क्या क्या। इसके छोटे से दिमाग में सवालों का अंबार था। उस सवालों के जवाब मेरे पास थे और कुछ के नहीं। मैंने कहा, देखो ज़ैद, बस तुम चुपचाप इस चिड़िया और उसके घोंसले को रोज देखते रहो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सचमुच कुदरत एक खुली किताब ही तो है। इंसान की जिंदगी के सारे सबक, सारे सवाल और उनके जवाब इसी किताब के पन्नों पर ही तो हैं। बच्चों को अब एक नया काम मिल गया था। स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चे चिड़िया और उसके घोंसले की देखभाल में मसरूफ हो जाते। कभी चिड़िया के लिए कटोरी में पानी रखते तो कभी चावल का दाना। दोनों बच्चे चिड़िया की नई नई कहानियां गढ़ते और खुद ही खुश हो जाते। एक दिन मैंने देखा इसके घोंसले में दो छोटे छोटे सफेद अंडे चमक रहे हैं। बच्चों ने जब देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उन्होंने चिड़िया के अंडों की कई तस्वीरें अपने मोबाइल पर कैद कर ली। अब चिड़िया अपना ज्यादा वक्त घोंसले और अंडों की देखभाल में गुजारने लगी। वो दिन भर अंडों पर बैठकर अपने पंखों की गर्मी से अंडों में जान डालने का काम करती। खुदा ने ममता की तपिश में कितनी ताकत बख्शी है कि वो बेजान अंडों में से भी धड़कनें पैदा कर सकती है। कायनात की तख्लीक का अजीब व गरीब नमूना मेरे सामने था। कभी कभी मैं सोचती कि चिड़िया कितनी मेहनत और लगन से अपने बच्चों को दुनिया में लाने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी क्या जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और उड़ना सीख जाएंगे तो इस चिड़िया और इस घोंसले को छोड़कर नए आशियाने की तलाश में उड़ जाएंगे? क्यों ऐसा होता है? अब मैं सवालों में उलझ रही थी, लेकिन जवाब बिल्कुल साफ था। हम सब भी तो यही करते हैं। शायद यही कुदरत का कानून है। दिन गुजर रहे थे और हम सबको उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जिस दिन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। लेकिन हर जिंदगी को दुनिया में आना कहाँ नसीब होता है। कुदरत कभी कभी किसी के साथ भयानक खेल खेल जाती है। एक रात जब हम सब गहरी नींद में सो रहे थे तो एक तूफान आया और चिड़िया के घोंसले को तहस नहस करता हुआ गुजर गया। सुबह जब ज़ैद ने खिड़की का पर्दा हटाया तो चीख पड़ा। हम सब वहां गए तो देखा घोंसला बिखरा पड़ा था, अंडे टूट चुके थे, चिड़िया कहीं नहीं थी। हाँ, उसके कुछ पंख जरूर बिखरे हुए थे जो रात के तूफान की दास्तान बयान कर रहे थे। शायद रात के किसी पहर बिल्ली या गिलहरी ने घोंसला पर हमला किया था। नन्ही चिड़िया के टूटे हुए पंख ये गवाही दे रहे थे कि उसने अपने नशेमन और अपने अधूरे बच्चों को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी। लेकिन दुश्मन के नापाक इरादों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश जब चिड़िया अपने ख्वाब और अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही थी तो हम उसकी मदद को होते। बेबसी के आलम में हम ये सोच रहे थे। कई दिनों तक उदासी के साथ नन्ही पाका और उसके अंडों का जिक्र हमारे घर में होता रहा। खासकर बच्चे बहुत उदास हो गए थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस सानेह को भूलने लगे और वक्त की परत उस पर जमने लगी। अचानक एक दिन मैंने देखा कि रोशनदान पर वैसे ही एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में कुछ तिनकों को लाकर जमा कर रही थी। मैंने दूर से ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक और पंखों पर हौसलों की उड़ान देखी। उसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि कोई भी तूफान हो या कोई भी दुश्मन हो सिर्फ घोंसलों और घरौंदों को ही तोड़ सकता है।
حوصلوں اور امید کو نہیں. تو یہ تھی میری کہانی حوصلہ ہے ابھی. بہترین 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 افسانہ تھا حوصلہ ہے ابھی. میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائی محترمہ. بہترین افسانہ تھا, علامتی افسانہ تھا. میں محترمہ شکریہ شکریہ. جی میں محترمہ رشید جہاں انور کے پاس پہلے جانا چاہتا ہوں. محترمہ آپ مختصراً کچھ کلمات اس افسانے کے بارے میں فرمائیے. آپ کو کیا لگ رہا جی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس کے بارے میں؟ جو محترمہ عطیہ مسعود صاحبہ نے افسانہ پیش کیا, کچھ کلمات اگر آپ اس افسانے کے بارے میں فرماتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. افسانہ یہ تو ہے ایک چڑیا کا افسانہ, چڑیا کی کہانی. لیکن دیکھا جائے تو آج کے دور کی کہانی ہے کہ جب انسانوں کے اوپر بہت ساری مصیبتیں, خاص کر ہم پر بہت ساری مصیبت آ رہی ہے, تو ہم کو ڈٹ کر ان کا سامنا کرنا ہے اور ان سے لڑنا ہے, اور یہ دکھانا ہے کہ ہم میں حوصلہ باقی ہے کہ 1000 بار گرے برف آشیاں پہ میرے, اور 1000 بار بنانے کا حوصلہ ہے ابھی. جی بہت خوب, بہترین. میں محترمہ رشید جہاں انور صاحبہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے محترمہ؟ جی السلام علیکم. جی محترمہ آپ مختصراً بہت شکریہ کہ آپ نے جی آپ محترمہ کچھ کلمات اس جو محترمہ عطیہ مسعود صاحبہ نے افسانہ پیش کیا, کچھ کلمات آپ اس افسانے کے متعلق اگر فرمائیں تو کرم ہوگا. اختصاراً اگر آپ کچھ کلمات اس افسانے کے حوالے سے فرمائیں گے. سب سے پہلے ان کی کہانی مختصر سی سن لیجئے, پھر آخر میں تاثرات رہیں گے, وہ بہتر ہوگا. جی نہیں مختصر سی کہانی نہیں پہلے محترم خورشید حیات صاحب, پہلے ہم محترمہ سے اختصاراً کچھ کلمات لینا چاہتے ہیں اس افسانے کے متعلق. محترمہ رشید جہاں انور سے میری کہانی پر کچھ بول دو. جی ہاں, آپ ان کی کہانی پر اپنے تاثرات دے دیجیے. اس کے بعد آپ کا افسانہ سنیں گے. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ یہاں آنے کا موقع فراہم کیا آپ نے, اور ہم دونوں کی ہی حوصلہ افزائی کی. عطیہ مسعود اس سے پہلے بھی بہت ساری کہانیاں لکھ چکی ہیں, اور میں نے پڑھا ہے کافی بہترین کہانیاں لکھتی ہیں, اور انسانی جذبوں کی سچی عکاسی رہتی ہے. خاص کر کے عورتوں کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں ان کا بہت نمایاں ان کی بہت نمایاں یہ کرتی ہیں, عکاسی کرتی ہیں. جی ممنون ہوں آپ کا. محترم خورشید حیات صاحب آپ ہاں اس افسانے کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کیجیے. عطیہ مسعود جی کی یہ کہانی اور اس کے جو واقعات ہیں وہ دراصل اپنے آرزوؤں اور آدرشوں کو وہ مجسم دیکھنا چاہتی ہیں. تو اس کہانی میں جو گھونسلے بنتے ہیں, اجڑتے ہیں, پھر یہ حوصلہ ہی ہے کہ پھر وہ گھونسلہ آباد ہو جاتا ہے. انسانی زندگی کے ہر گھر میں جہاں انسان بستے ہیں اور روشندان میں وہ گھونسلہ ہوتا ہے, جس گھونسلے میں چڑیاں اپنا گھر بناتی تھی تنکوں کے سہارے, اس گھونسلے کا اجڑنا جب آدمی ٹرانسفر جاتا ہے تو سامان ادھر ادھر بکھرتے ہیں, پیکر سب اینڈ موورز کا آنا, سامان کا بکھرنا. لیکن ایک فنکار کا جو حساس ذہن ہے وہ کہیں نہ کہیں پر چھٹپٹاتا ہے. اس کہانی میں ہمارے ہجرت کا جو مسئلہ ہے, چڑیا کے بہانے اور اس گھونسلے کے بہانے کہیں نہ کہیں ہجرت کے درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایک بہت ہی اچھی کہانی کے لیے ان کو مبارک. جی محترمہ رشید جہاں انور صاحبہ جی اپنا افسانہ پیش کیجیے. جی اپنا افسانہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے.
अफसाने का उन्वान है हम कहाँ रहेंगे। जंगल कटते रहे, शहर बसते रहे, जंगल से लोग शहर की तरफ कूच करते रहे, लेकिन वो एक सीधा साधा इंसान जो कभी शहरों में रहा करता था, वक्त के हाथों बुरी तरह से मजबूर हो गया। तब उसे जंगल की तरफ निकलना पड़ा। लंबे और तवील रास्ते से होता हुआ जब वो जंगल तक आया, तब उसने देखा कि जिस रास्ते से होकर वो जंगल तक पहुंचा है, इसी रास्ते के साथ एक और रास्ता भी निकलता है, टूटा फूटा सा, जिस पर इस जैसे इंसानों के कदमों के हल्के मीठे मीठे से निशानात थे। पांव के ये निशान इस बात के वाज़ह सबूत थे कि माजी बईद में इसका हमशक्ल रंग बिरंगी दुनिया से लुत्फानंदोज होने के लिए शहर की तरफ भागा होगा। जंगल से शहर की तरफ भागते हुए निशानात को देखकर इसका जहन मुंतशिर हो गया। चंद सानिये के बाद वो अपने मुंतशिर जहन को संभाले एक सायादार शजर के नीचे आकर ठहर गया। आगे काफी घना जंगल था, जहाँ जंगी और खूंखार जानवरों के 100% होने के इम्कानात थे। एकाएक सोच इसके पांव की जंजीर बन जाती है, वो जंगल के अंदर जाए या वापस शहर लौट। शहर जिसके तस्वुर से इसके जिस्म का रोमा रोमा कांप उठता था, जहाँ सिर्फ लोग अपने लिए जीते थे, कोई किसी का नहीं था। कत्लो गारत एक आम सी बात थी। कौन सा घर कब और किस वक्त पड़ोसियों के हाथों आग की नजर होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। फिर हर शहर की बस यही एक कहानी है, मजहब, कत्ल, दम तोड़ती थी इंसान। उसे याद आया मजहबी जानिबदार हुक्मा ने ही एक मंसूबे के तहत अपनी रियासत के अक़लीती जमात को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपने ही मजहब के 57 लोगों को जिंदा जला दिया। फिर वो 3 माह तक उस रियासत के अक़लीती लोगों को खून से हमानियत का नंगा खेल खेलते। इस खूनी खेल में हमानियत की सारी हदें मिट गई। कहा जाए कि हम दरिंदा सिफत जानवरों की हदों को भी पार कर गए, जिसके बाद जंगल के गोश्तखोर जानवर भी इंसान के इस अमाल से शर्मसार होकर अपनी गुफाओं में रोपोश कि क्या अगर काटने के लिए इंसान कम पड़ गए तो हमारे खून से अपनी प्यास न बुझानी। हैवानियत का नंगा नाच जहाँ हर तरफ खेला जा रहा था, वहाँ वो एक ऐसा दौरा खड़ा था जहाँ एक रास्ता शहर की तरफ जाता था और दूसरा घने जंगल के अंदर। घने जंगल के अंदर उसने जब निगाह दौड़ाई तो देखा कि शेर अपनी कछार में इत्मीनान से सो रहा है और दूसरी जानिब दूसरे जानवर आज़ादाना इधर उधर घूम रहे, एक दूसरे के साथ शोखियां भी कर रहे हैं कि जंगल में शेर को जब तक भूख नहीं सताती, जानवरों को शिकार के लिए खुद को तैयार नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ शहरी शेर तो जैसे जन्म जन्म के भूखे दिखाई पड़ते हैं। इसके बावजूद न ही कभी उनकी भूख मिटती है और न ही पेट भरता है। ये सब कहते ही उसकी आंखों से एक बार फिर झरझर आंसू बहने लगते हैं, उसे फिर कुछ याद आने लगता है। वो सब कुछ जैसे अपनी याद की स्क्रीन से सूरज कर हमेशा के लिए अलग कर देना चाहता है, लेकिन वो जितनी कोशिश करता है उतनी ही यादें उसकी स्क्रीन पर वाज़ह होती जाती है। ये कुछ ही अर्सा पहले की बात है, जब वो शहर में रहा करता था और एक दिन बाजार की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि स्कूल से आती दो लड़कियों को चंद गुंडों ने जबरदस्ती उठा लिया था। वो रोती रही थी, चिल्लाती रही थी, लेकिन काफी भीड़ भाड़े वाले इस चौराहे पर कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। वो भी हक्का बक्का देखता रह गया, कुछ न कर। दूसरे ही दिन दूर की झाड़ियों में दोनों मासूम बच्चियों की लाशें पाई। खुदा जाने इन मासूम बच्चियों ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा। कोई भी महफूज नहीं था यहाँ। तो क्या ऐसे में शहर उससे जिंदा रह पाएगा या फिर जंगल उसके मुहाफिजत की कस्में खाएगा? इस सवाल के जवाब में उसे सिर्फ खामोशियों का सामना करना पड़ा। जिसने उसे उगल दिया था, जंगल जो उसे आवाजें दे रहा था। इसलिए अब वो बड़े ही जोश व खरोश के साथ अपनी सारी हिम्मतों को यकजा करके घने जंगल के अंदर दाखिल हुआ और एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ वो आसानी के साथ जिंदा रह सकता था। खाने के लिए जहाँ पेड़ों के फल थे, वहीं पीने के लिए पास की नदी का बहता पानी था। थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव था जहाँ बारिश के वक्त पनाह मिलती। घने बूढ़े दरख्त के साए तले उसका कयाम अभी जारी था कि उसने देखा कि वहाँ जहाँ वो मुश्किल से पहुंचा है, वहाँ पहले से एक रास्ता शहर की तरफ जाने के लिए मौजूद है, जिस पर इंसानी कदमों के हल्के बिखरे बिखरे से निशानात वाज़ह तौर पर मौजूद थे। जो एक बात के चश्मदीद गवाह था कि ये यहाँ
कोई जंगल की धूल उड़ाती हुई पगडंडियों से निकलकर कोलतार की सड़कों पर हमेशा हमेशा के लिए खो गया। पानी और खुदे का ये अमल तो अब भी जारी है, दुनिया जब तक रहेगी ये अमल भी जारी रहेगा। फिर वो काफी देर तक इसी घने और बूढ़े दरख्त के साए तले बैठा इस के निशान को देखता रहा और सोचता रहा आने जाने का सिलसिला क्या। फिर एकाएक उसकी सोच की दराज पलकें बंद हो गई और ख्वाबों का दर खुला। फिर उसने देखा कि सदियों कबल वही तो इन रास्तों से होकर बाहर की रंगीन दुनिया में खोने के लिए निकला था, और आज जबकि उसका सारा वजूद शहर की रंगीनियों में रंग कर इतना बेरंग हो गया है कि अब सिर्फ एक ही रंग इनके वजूद पर चढ़ सकता है, इंसानी लहू का रंग। और फिर इसकी आंखें खुल जाती, सारी पुरानी बातें उसके एक एक करके याद आ जाती हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जंगल, गांव, शहर और रास्ते, और इन्हीं रास्तों पर इनके पाँव के सारे निशानात एक एक करके उसकी आंखों के सामने बर्फ रफ्तारी से घूमने लगे। सोच का दायरा फैलता जाता है और वो उलझता जाता है कि सदियों कबल वो यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजारा करता था। तब इंसानी तहजीब तरक्की की चाहत में इसने जंगल को खैरबाद करके शहर की रंगीनियों को अपना मस्कन बनाया था, कभी न लौट आने की कस्में खाई। और आज जब इंसान तरक्की के सारे मनाजिल तय करता हुआ जमीन से आसमान की तरफ परवाज के लिए पर तोल रहा था कि फिर उसे जंगल ने आवाज दे दी और वो जंगल की तरफ लौट आया। कभी न लौट कर जाने के लिए कि अब वो पूरी दुनिया घूम चुका था और सब कुछ जान चुका था, जंगल को भी और जंगल के बाहर की हुकूमतों को भी। जंगल अब भी कट रहे हैं, शहर अब भी बस रहे हैं। जंगल अगर इसी तरह कटते रहे और शहर इसी तरह बसते रहे तो हम कहाँ रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन अफसाना, बेहतरीन टैलेंट जिसे हम सलाहियत जिसे हम कहते हैं। नाजरीन, हम आप तक लाते हैं सलाहियतें, चाहे वो कहीं भी दुनिया में तशरीफ़ फरमा हो, हम आप तक सलाहियतें पहुँचाते ही रहते हैं। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाए मोहतरमा रशीद जहां अनवर साहिबा। मैं मोहतरमा अतिया मसूद साहिबा के पास जाना चाहता हूं। सबसे पहले मोहतरमा, आप इख्तिसारन इस अफसाने के हवाले से आप कुछ कलिमात अपना तासुर पेश कीजिए। जी, रशीद जहां अनवर को मैंने पहले भी पढ़ा है, तो इसकी कहानी में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसा कि हमने आज भी इनकी कहानी सुनी, तो कहीं ना कहीं दर्द छुपा है कि हम इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कुदरत के साथ मजाक कर रहे हैं, तो कुदरत गिन गिन कर हमसे बदला जरूर लेगी इसका। कुदरत जो है वो कभी माफ नहीं करेगी। और आज हम देख रहे हैं जो दौर चल रहा है, कुदरत के हमने कुदरत को छेड़ा, इसी की वजह से आज जो मुसीबत हमारे पास सामने आई है वो लौट कर हमारे ही ये काम जो है हमारे वापस आते हैं। तो बहुत अच्छी कहानी थी और इसे यही मिलता है कि हमें कुदरत के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर इस तरह हम कुदरत को नहस करते रहेंगे तो वाकई एक दिन हमारे पास ये सवाल आ जाएगा कि हम कहाँ जाएं, हमें कहाँ रहना है। जी 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 जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। बेहतर अफसाना भी है। मैं मोहतरम खुर्शीद हयात साहब के पास जाना चाहता हूँ। मोहतरम खुर्शीद हयात साहब, आप अपने तासुरात इस अफसाने के हवाले से पेश कीजिए। आपके यहाँ बिजली की अदम मौजूदगी है। बिजली चली गई है हमारी। आपके यहाँ लाइट गई है एक ही वक्त। हाँ, सब जगह चली गई, हमारे यहाँ भी चली गई। जी जी, खुर्शीद है नबी साहब, ये कहानियों खूबसूरत सी आँख है इरफान साहब के, जो आपने दोनों खवातीन की सहेली और आज 2020 में भी उस जो रचकर आंगने कहानी खेलती थी, आज कहानीकार बनी। रशीद जहां अनवर साहब गद्दी, कलाम हैदर, इलियास गद्दी, अनवर, सारे
پھر تو یہ ان کی بیٹی اور مجھے بات کی ہوتی ہے کہ ایک تخلیقی فنکار کی تخلیقی صلاحیت رشید شاہ ابھی جو کہانیاں اس میں کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے. دونوں کہانیوں میں دیکھیے گا، ایک طرف فضائی آلودگی کی بھی بات ہے، جنگل کٹ رہا ہے تو سب یہاں فساد کی بات ہے. تو میں کو کہ کہانی کو اب آدمی سے تو ڈر لگ ہی رہا، جانور بھی اپنی بچانے پھر آدمی کرنے لگ رہے ہیں. یہ سبھی طرح کی ہو جانور دور بھاگ رہے، تو پرندے کو بھی دور بھاگ زمانہ گزر گیا. جانور عام دنوں میں دکھائی دیتے تھے، بھالو دیتے ہیں ہم، بھالو کو بھی کبھی کا جو آدمی ہی رہ گیا ہے اس سے خطرہ جنگلوں کو بھی، جنگل بسنے والے ان جانوروں کو بھی ہے جس سے کبھی ہم ڈرتے تھے، اب جانور بھی آدمی سے ڈر رہے ہیں. یہ ایسی صدی ہے جہاں آدمی کی جڑوں کی طرح جڑیں ہماری تہذیب کی طرف سنہری تہذیب ہے، کیونکہ آدمی درخت کے بازوؤں کو کاٹ دیا ہے. اب درخت ننگے ہو گئے ہیں، اب اس کی شاخوں پر ہری ہری دکھائی نہیں دیتی. دونوں بہت بات دیتا ہوں، اور آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایک اچھی کہانی انہوں نے پیش کی. جی محترم خورشید حیات صاحب، بہترین. کیونکہ آپ کے یہاں وائی فائی کا کچھ مسئلہ ہوا، جب بجلی چلی گئی تو آپ کا نیٹ ورک بھی بالکل خراب آیا بجلی کے چلے جانے کے بعد. تو بہترین افسانے ہم نے سنے، ہماری ناظرین کی سماعتوں کے نظر ہوئے، بہترین ٹیلنٹ، بہترین افسانے، بہترین کہانیاں. میری طرف سے دونوں محترموں کو مبارکباد، محترمہ رشید جہاں انور صاحبہ کو بھی اور محترمہ عطیہ مسعود صاحبہ کو بھی میری طرف سے مبارکباد. میں محترم خورشید حیات صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ہم آپ تینوں مہمان کے مشکور و ممنون ہیں. آپ نے ہماری چینل کے لیے کچھ لمحات نوازے، ہمیں دیے، ہماری ناظرین کو دیے، ہم مشکور و ممنون ہیں. انشاءاللہ آپ کو پھر سے مدعو کریں گے، انشاءاللہ تکلیف پھر سے دیں گے، زحمت پھر سے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر سے استفادہ ہوگا. ہم تمام ناظرین سے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی کچھ لکھتے ہیں جو نیچے سکرین پہ نمبرات آ رہے ہیں، ان پر رابطہ کیجئے، میل کیجئے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم مہمانوں سے بھی رخصت چاہتے ہیں اور آپ ناظرین سے بھی. انشاءاللہ پھر کسی دن کچھ اور مہمانوں سے آپ سے مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.